दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि योगेंद्र यादव, दर्शन पाल समेत इन 37 किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, लगी हत्या की कोशिश, डकैती जैसे गंभीर धाराएं। जी हां, बात कर रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी लेने वाले 37 किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए हैं, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर धाराओं समेत कुल 13 धाराएं लगाई गई हैं। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कैमरे पर युवक को जड़ा थप्पड़, बीजेपी का है कहकर चिल्लाने लगे लोग। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कल मीडिया के सामने एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोग बीजेपी का है कहकर चिल्लाने लगे। बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को कल पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की घटना के 2 दिन बाद ये कार्रवाई करने का फैसला किया। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को अपना विरोध खत्म करने और आज रात तक सड़क खाली करने को कहा है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे गोलियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बीच टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा देखी गई। पुलिस ने जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर सड़कें खोद दी हैं। राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से बैठने को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा, गाजीपुर सीमा पर हुई हिंसा, कोई हिंसा नहीं हुई है। इसके बावजूद सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा सामने आ चुका है। और वहीं टिकैत ने सीधे सीधे कहा है कि कोई जगह नहीं खाली होगी। उन्होंने कहा कि जिसे जो करना है कर ले, पुलिस गोली चलाए, हम गोली खाएंगे, लेकिन जगह खाली नहीं होगी। अब राकेश टिकैत ने अनशन पर बैठने और दाना पानी छोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि ये कानून वापस नहीं होता है तो आत्महत्या कर लूंगा। राकेश टिकैत ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। यदि कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल अधिकारी इस योजना पर काम कर रहे हैं कि कैसे जगह को खाली कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी किसान धरना प्रदर्शन हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से खत्म कराया जाए। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना पर बुधवार की रात मामला दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर में उपद्रवियों को हुड़दंग मचाने और धार्मिक ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया था। दीप सिद्धू के मौके से भागने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ किसान सिद्धू का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि 26 जनवरी के दिन दीप सिद्धू सिंगू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर परेड को लाल किले तक लाए और उसके बाद लाल किला प्राचीर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे ने भी दिल्ली की हिंसक घटनाओं के पीछे दीप सिद्धू, लखा सिधाना और किसान मजदूर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू का नाम लिया था। इसके बावजूद सिद्धू व सिधाना पर बुधवार की शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि 37 किसान नेताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। संगठनों द्वारा दीप सिद्धू के भाजपा नेता सनी देओल समेत और भी कई नेताओं से करीबी के चलते मामला दर्ज न किए जाने के आरोप के दबाव में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामला दर्ज होने से बौखलाए सिद्धू ने 27 जनवरी की रात वीडियो जारी कर किसान नेताओं को नतीजा भुगतने की धमकी दी। इस बीच सिद्धू और सिधाना की गिरफ्तारी के सक्रिय हुई दिल्ली पुलिस ने वीरवार शाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और दोनों की तलाश जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेताओं के करीबी रहे दीप सिद्धू के संबद्ध खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू से भी हैं। अपने रिकॉर्डेड
अपने संदेशों में पन्नू भी कई बार लाल किले से पंथ का झंडा फहराए जाने की बात करता है और बताया जा रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लाल किले से पंथ का झंडा फहराए जाने वाले के लिए पन्नू ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम की पेशकश की थी, जिसके झांसे में तरनतारन के जुगराज ने धार्मिक ध्वज फहराया। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। कहा, लाल किले में ड्रामे के पीछे प्रधानमंत्री के करीबी भाजपा नेता का हाथ, पता करें सच। जी हां, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक गूंज चल रही है, शायद झूठी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी आईडी से चलाई गई है कि पीएमओ के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया। चेक करके जानकारी दें। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने अगले ही ट्वीट में किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया। इसमें कहा गया था कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू भाजपा सांसद सनी देओल का कैंपेन मैनेजर रह चुका है। वरिष्ठ भाजपा नेता स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस घटना से पीएम मोदी और अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने भी अपना सम्मान खो दिया है। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें ओवैसी का विवादित बयान। बोले, अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम। जी आपको बता दें कि एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया की खबर के मुताबिक कर्नाटक के बीदर इलाके में सेव कॉन्स्टिट्यूशनल सेव इंडिया के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने कहा, इस धरती पर जहां भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वे जगह हराम नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि जिस इलाके से ओवैसी आते हैं वहां 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई की तकलीफ नहीं महसूस की गई। यह भी मुमकिन है कि ओवैसी के पूर्वजों ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा ही ना लिया हो। यही नहीं, ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के देश में लव जिहाद पर कानून पारित किया गया। कानून के विपरीत कानून बनाकर संविधान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की रची हुई साजिश। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस की रची हुई साजिश है। राजभर ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस की रची हुई साजिश है जिसका पर्दाफाश हो रहा है। राजभर ने कहा कि बीजेपी के लोग ही दंगा कराते हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर भी दंगा इन्होंने ही कराया। राजभर ने ये फर्रुखाबाद से लखनऊ जाते वक्त कन्नौज में दिया है बयान। जी आपको बता दें, किसानों ने तोड़े बैरिकेड और पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और कुछ किसानों के बीच टकराव हुआ। किसानों ने तय रूट का उल्लंघन करते हुए कई जगहों पर बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। शाम होते होते हालात काबू हो गए और किसान भी अपने अपने धरना स्थल पर लौट गए। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्थानीय लोग, हाईवे खाली करने की मांग। जी हम बात कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस भेजकर 3 दिनों में जवाब मांगा है। अब खबर आ रही है कि सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों के खिलाफ एक समूह ने प्रदर्शन किया है। कुछ स्थानीय लोगों के समूह ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाईवे
खाली करने की मांग की है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग किसानों से धरना स्थल खाली करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि पहले इन किसानों का विरोध शांतिपूर्ण था, पर अब ऐसा नहीं है। 2 महीने से प्रदर्शन से रोजी रोटी पर पड़े असर को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी वक्त हो गया, अब सिंघू बॉर्डर खाली होना चाहिए। हमें इस दौरान बहुत दिक्कत हुई है। उनकी मांग है कि सीमाओं पर से किसानों के आंदोलन को खत्म किया जाए। राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के अलावा राजस्थान के शाहजहांपुर में भी किसानों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। यहाँ 15 गांवों की महापंचायत चल रही है। ये लोग शाहजहांपुर में किसानों के धरने का विरोध कर रहे हैं, हाईवे खाली कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही जो कि बेलगाम मुद्दा को लेकर है। जी आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम की मांग, कहा मुंबई को बनाया जाए केंद्र शासित प्रदेश। जी आपको बता दें कि बेलगाम इलाके को लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार में विवाद जारी है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया। महाराष्ट्र सरकार भी तुरंत एक्शन में आई और सुप्रीम कोर्ट को जाने की चेतावनी दे डाली। साथ ही विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम सावदी ने कहा है कि मेरी मांग है कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक के लिए केंद्र सरकार मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करे। इससे पहले कर्नाटक के दूसरे डिप्टी सीएम अश्वंत नारायण ने कहा था कि महाराष्ट्र सीएम बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। हम मराठी बोलने वालों के कल्याण के लिए विकास बोर्ड का गठन करने वाले एकमात्र राज्य हैं और फिर हम सभी भारतीय हैं। आपको बता दें कि फिर क्या था सीएम उद्धव का बयान। दरअसल बुधवार को एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है। हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि जब तक इस क्षेत्र को लेकर केस अदालत में है तब तक उस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इन 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का देश के अन्य राज्यों में विस्तार करने का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बाबत जानकारी दी। उनका बयान का सीधा मतलब यह है कि पार्टी दिल्ली में अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है। पार्टी आम आदमी पार्टी नेताओं को राज्यवार जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है, जिसके मद्देनजर आप नेता राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और आतिशी मारलेन को गुजरात में पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के कापसहेड़ा में हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, पूरे देश की जनता दिल्ली में सुशासन की चर्चा करती है। पूरा देश दिल्ली की तरह बिजली और पानी पर सब्सिडी और कल्याणकारी योजना चाहता है। हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। उसके लिए हमें एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। अगले 2 वर्षों में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी। लोग तैयार हैं और अब हमें बस उन तक पहुंचना है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत, किया तत्काल गिरफ्तारी की मांग। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिट इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेता मुंबई के कांदिवली स्थित समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा निर्मल नगर पुलिस स्टेशन पर भी अर्नब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और यह शिकायत अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच
बीच हुई बातचीत का व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद दर्ज कराई गई है और इस चैट में 2019 में वायुसेना ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी उसकी चर्चा की गई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने शिकायत की कि एक कॉपी ट्विटर पर भी ट्वीट की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आधिकारिक रूप से कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन पर एसीपी मोहित और वरिष्ठ पीआई हाके से मिलकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मांग की है कि तत्काल अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उन्होंने ओएसए की धारा 5 का उल्लंघन किया है। ये सच सामने आना चाहिए कि आखिर अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी किसने दी। समता नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि अर्नब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि इससे पहले दासगुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में अपनी चार्जशीट में दायर की है। चार्जशीट में 14 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल दासगुप्ता जेल में बंद हैं। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने दर्ज कराई है। और दोस्तों अगली खबर आ रही पश्चिम बंगाल से, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा पीएम मोदी देश को वन मैन शो की तरह नहीं चला सकते, राज्य के गवर्नर सीएम से ऊपर नहीं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर पूरे देश की नजर केंद्रित है। विपक्ष एनडीए की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लगी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई हमले किए हैं। आपको बता दें कुछ मीडिया में एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलती है तो ये लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता है। ममता ने किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कहा है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है कि किसान बिल को जल्दबाजी में लाया गया है और कोरोना के दौरान उसे ध्वनि मत से पारित कराया गया। आगे ममता ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर राज्य सरकारों से कोई राय नहीं ली गई थी। भारत एक देश एक पार्टी नहीं हो सकता है। पीएम मोदी भारत को वन मैन शो की तरह नहीं चला सकते। ममता ने कहा कि राजीव गांधी सरकार के पास भी प्रचंड बहुमत था, वह रोज एक देश एक पार्टी की बात कहते थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पंजाबी भाई बहन एकजुट हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी और बंगाल में भी देखिए उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम सब साथ हैं। टीएमसी प्रमुख ने अपने इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन में कोई नेता नहीं है, किसान खुद लड़ रहे हैं। ममता ने कहा कि मेरे भैया अमित शाह ने कहा कि उनके पास 51 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, इसलिए वे किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई पर कहा कि केंद्र ने राज्य की सभी शक्तियों पर कब्जा कर रखा है, संघीय ढांचे को गिराया जा रहा है, हर दिन वो एक राष्ट्र एक पार्टी कहते हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव पर ममता ने कहा है कि मैं बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती हूं, यहां के गवर्नर का सम्मान है लेकिन वो सीएम से ऊपर नहीं है। ममता ने कहा कि मैं दंगा, हत्याएं और हिंसा नहीं चाहती, जो बीजेपी करती है। मैं गवर्नर के प्रति सम्मान रखती हूं, मैं उन्हें दोष नहीं देती क्योंकि उनको निर्देश दिए जाते हैं। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि राज्यपाल एक नॉमिनेटेड व्यक्ति होता है जबकि मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली फिर शीतलहर की चपेट में, जाने यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हम बात करें कि उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत की संभावना नहीं है। ठिठुरन भरी सर्दी का ये सिलसिला इस पूरे हफ्ते जारी रहने का अनुमान है, उसके बाद कुछ राहत महसूस होगी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान महज 3 से 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली एनसीआर गुरुवार को एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा है। गुरुवार सुबह दिल्ली और उसके सटे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में कोहरे से दृश्यता घटकर कुछ मीटर ही रह गई है। दिल्ली में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जाहिर किया है। इसके साथ अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।